स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें मुरैना से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है। रेत से भरे हुए डंपर ने एक पिकअप वाहन को टक्कर मार दी है और इस भीषण दुर्घटना में पति, पत्नी और बेटे की मौत हो गई। 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इधर डंपर का चालक दुर्घटना के बाद भाग निकला है, फरार हो गया है। थाना सराय छोला के पिपरई गांव के नेशनल हाईवे 3 पर यह दुर्घटना पेश आई है। तो रेत से भरा हुआ डंपर था और इसने एक पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। इसमें 3 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तुरंत जिला अस्पताल इन्हें पहुंचाया गया इलाज के लिए। जिला अस्पताल जो लोग लाए गए हैं उनकी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हादसा इतना भीषण था कि 3 लोगों की जान चली गई, 2 लोगों की हालत गंभीर है। पति, पत्नी और एक बेटे की मौत हो गई। परिवार इसमें सवार था और 3 लोगों की इसमें जान चली गई। ये परिवार जो है इस हादसे की भेंट चढ़ गया और आज का दिन इस परिवार के लिए काल का दिन साबित हुआ। रेत से भरे डंपर ने टक्कर मार दी थी, ये बताया जा रहा, और जो चालक है वो भाग निकला। दुष्यंत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, कैसी ये दुर्घटना हुई? एक परिवार उजड़ गया इस दुर्घटना के चलते। बिल्कुल, ये अवैध रेत का जिस तरह से उत्खनन अभी भी अंचल में जारी है लगातार, और आज भी जब अवैध रेत का ये डंपर परिवहन कर जा रहा था तो और यूपी के रहने वाले सभी लोग थे जो रायसेन जाते थे, और जैसे ये मुरैना की सीमा में घुसे और जो रेत से भरा हुआ डंपर था उससे टकरा गए। उसमें पिता, पुत्र और जो बेटा है, इन तीनों की पिता, पत्नी और बेटे की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हैं जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मौके से जो डंपर चालक था वो फरार हो गया। पुलिस ने हालांकि डंपर को जब्त कर लिया है, थाने में ले जाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है। जिस तरह से अभी भी उपचुनाव है, उपचुनाव में भी अवैध रेत उत्खनन बड़ा मुद्दा है, हमेशा से रहा है दोनों ही दलों के लिए, और वादे भी करते हैं कि इसको जड़ से खत्म किया जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले जैसे ही पार्टियां सत्ता में आती हैं उसके बाद ये दावे सिर्फ खोखले हो जाते हैं और जो राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं वो इस पूरे अवैध उत्खनन में लिप्त हो जाते हैं। ये किसका डंपर था, कुछ दुष्यंत पता चल पाया है? अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस का भी कहना था, जिस तरह से अधिकारियों से बात हुई तो प्रायोरिटी यह थी कि जो घायल हैं उनको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया जाए जिससे उनकी जान बच सके। हालांकि 3 लोग उसमें मृत हो गए हैं और बाकी का जो डंपर पर जो नंबर मिले हैं उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। चालक, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दुष्यंत। तो एक बेहद दर्दनाक ये हादसा पेश आया है और 3 लोगों की इसमें जान चली गई। परिवार इसमें उजड़ गया। पति, पत्नी और बेटे की मौत हो गई, 2 लोग घायल भी हैं। इन्हें अस्पताल लाया गया। पिपरई गांव में नेशनल हाईवे 3 पर यह दुर्घटना हुई है। कमलनाथ के आवास पर किसान कांग्रेस की बैठक रखी गई है और बैठक के बाद कृषि मंत्री के बंगले का घेराव हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल के बंगले की सुरक्षा इसके बाद बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर भोपाल से, कमलनाथ के आवास पर किसान कांग्रेस की एक बैठक रखी गई है। बैठक के बाद कृषि मंत्री के बंगले का घेराव किया जा सकता है और ऐसे में कृषि मंत्री कमल पटेल के बंगले की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। पुलिस बल की यहां पर तैनाती कर दी गई है। पटेल के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखें यहाँ जो जवान है तैनात कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर आज किसान कांग्रेस की बैठक आयोजित होनी है, जिसे लेकर संभावना जताई जा रही है कि जो कांग्रेस नेता हैं वो कहीं ना कहीं कृषि मंत्री के ये निवास का घेराव कर सकते हैं। इसीलिए आज से यहाँ पर ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि
किसान कर्ज माफी और कई चीज़ों को लेकर आज कांग्रेस नेता पूर्व सीएम से मुलाकात करेंगे। उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचकर कांग्रेस नेता किसी तरह का हंगामा न करें। हालांकि इस दौरान जो कृषि मंत्री हैं वो अपने गृह जिले पर हैं। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। कैमरा पर्सन अजित अवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। कृषि मंत्री अपने गृह जिले में हैं और उनके बंगले का घेराव किया जा सकता है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस बात को लेकर घेराव किया जा सकता है जितेंद्र? उपचुनाव सामने है, रणनीतियां बन रही हैं, हर तरीके से घेरने की रणनीति। किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा सत्ता पक्ष के लिए भी और जो अभी विपक्ष में है उनके लिए भी, क्योंकि दोनों के अपने अपने दावे हैं। वो बड़ी संख्या में लोगों के सामने पहुंचेंगे, तो कह सकते हैं कि बैठक के बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचकर इस हंगामा न कर दें। कृषि मंत्री के निवास को सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, तो इसी लिहाज से वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है और आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ पहुंचकर किसी तरह का हंगामा न कर दें। इसे देखते हुए पुलिस ने उनके जो रिवेरा टाउन स्थित निवास है उसकी सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया है। शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी दिनों दिन तेज होती जा रही है। दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। बीजेपी में जहां दौरे शुरू हो चुके हैं, विधानसभाओं में पहुंचा जा रहा है जहां पर उपचुनाव होना है और वहां सौगातों की झड़ी लगाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी तूफानी दौरा लगातार कर रहे हैं 3-4 दिनों से और आज मुंगावली और मेहगांव का दौरा करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक तरफ आपने देखा, हमारे सहयोगी बता रहे थे जितेंद्र की रणनीति बनाई जा रही है। किसान कांग्रेस जो है उसके नेता कमलनाथ के आवास पर पहुंचे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ भी आज एक और बड़ी बैठक उपचुनाव को लेकर रखे हुए हैं और वहां रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा। इधर भोपाल से खबर आपको बता दें, चुनाव प्रचार में आज उमा और शिवराज की जोड़ी नजर आने वाली है। जी हां, सीएम शिवराज के साथ पूर्व सीएम उमा भारती भी चुनाव प्रचार पर जाएंगी। सीएम शिवराज आज अशोकनगर और भिंड का दौरा करने वाले हैं। अशोकनगर की मुंगावली सीट पर जाएंगे, भिंड की मेहगांव सीट पर जाएंगे, वहां पर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। उपचुनाव होना है और ऐसे में पूरी ताकत लगाई जा रही है और ये एक बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है कि शिवराज और उमा की जोड़ी चुनाव प्रचार में दिखने वाली है आज। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, ये बड़ी खबर कि उमा भारती और सीएम शिवराज दोनों एक साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे, पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। 2 जगहों का दौरा है, कौन कौन और शामिल रहने वाले हैं इसमें? देखिए, बीजेपी इस रणनीति के तहत चुनाव प्रचार कर रही है कि कहां पर किस का प्रभाव है और कहां पर किस तरीके से वोटरों को रिझाया जा सकता है। ग्वालियर चंबल के इलाके में हम यदि देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, लेकिन बड़ा मलहेरा बुंदेलखंड का इलाका आता है और वहां से जो है उमा भारती एक बुंदेलखंड की बड़ी नेता हैं और साथ ही लोधी वोट बैंक जो सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है बुंदेलखंड का, उसमें उमा भारती की खासी पेट है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री जब बड़ा मलेरा पहुंचेंगे तो वहां पर उमा भारती उनके साथ होंगी। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री फिर से ग्वालियर चंबल पर पहुंचेंगे जहां पर वो चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर पार्टी की कोशिश इस तरीके की रणनीति पर है कि जहां पार्टी का जो बड़ा चेहरा है उसके सहारे जो है प्रचार किया जाए, माहौल बनाया जाए और यही कारण है कि आज उमा भारती के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आएंगे।
शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। तो इस बात से समझा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती दोनों एक साथ मंच पर नजर आएंगे, प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कितना पार्टी के ऊपर प्रेशर भी है चुनाव जीतने का और पार्टी कितना जोर लगा रही है, इस बात से समझा जा सकता है कि अनुराग जैसे बता भी रहे थे कि जिस नेता का जहां जोर है ज्यादा, जिस नेता का वोट बैंक ज्यादा है वहां उस नेता को ले जाया जा रहा है और वहां प्रचार उनके साथ किया जा रहा है। तो पार्टी का पूरा फोकस इस उपचुनाव पर है और इसीलिए आज उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान एक साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए। और इधर ग्वालियर की बात कर लेते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल बेहद महत्वपूर्ण 16 सीटें हैं उपचुनाव की यहां पर और इसी लिहाज से पार्टियां जोर लगा रही हैं। 18 सितंबर को कांग्रेस जोर लगाएगी। कमलनाथ का रोड शो रखा गया, मेगा रोड शो। एयरपोर्ट से रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक ये होना है और रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से चुनावी अभियान की शुरुआत ग्वालियर चंबल में कर दी जाएगी। उपचुनाव में कांग्रेस का जबरदस्त माहौल है। ये पीसी शर्मा जो कि वहां पर कमान संभाले हुए हैं, उनकी तरफ से कहा गया है और वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से उसकी लहर थी वैसे ही एमपी में कांग्रेस की लहर है और बिकाऊ नहीं टिकाऊ के नारे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा 84 में कांग्रेस का था जब हम मध्य प्रदेश में 40 सीटें कांग्रेस लोकसभा जीती थी, जैसा 80 में था या जैसा आप पार्टी का दिल्ली के अंदर था जहाँ बीजेपी का समय हो गया था, यहाँ 27 सीटों पे कांग्रेस का वैसे ही माहौल है। इसलिए 27 सीटें जीतेंगी और हमारा नारा वही है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए और गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। और इधर ग्वालियर से आपको खबर बता रहे हैं, चुनाव है, उपचुनाव है और दूसरी तरफ लोगों की अपनी समस्याएं भी। जल संकट से लोग जूझ रहे हैं, अभी भी लोगों की समस्या हल नहीं हुई है। तमाम तरीके से पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लुभा रही हैं, सौगातों की बात कर रही हैं, लेकिन हालात क्या हैं देखिए। पानी नहीं तो वोट नहीं का ये बैनर लिए लोग जो हैं ये ग्वालियर के रामाजी का पुरा के लोग हैं जहां पर 200 परिवार रहते हैं और 200 परिवारों के लिए हमेशा पानी एक बड़ी समस्या रहा है क्योंकि ये ऊंचाई वाला इलाका है और यहाँ पर लोगों के घरों में पानी तक नहीं पहुँचता है। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये क्षेत्र माना जाता है और यहाँ लोग अब इस तरीके से बैनर लेकर साफ तौर पर एक संदेश दे रहे हैं कि अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम वोट भी नहीं देने वाले, क्योंकि कई चुनाव आए गए, समस्या इनकी जस की तस बनी हुई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। भोपाल में एक कुत्ते को तालाब में फेंकने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान नाम है इसका। सलमान नाम के युवक ने कुत्ते को तालाब में फेंका था। इसका वीडियो वायरल हुआ था और यह वीडियो बनाया गया था जो जैसे टिकटॉक जैसा ही कोई ऐप है उस पर यह वीडियो बनाया गया था। देखिए जरा किस तरीके से जानवर कौन है ये तय करें। ये तस्वीर देखिए और किस तरीके से इस शख्स ने एक बेजुबान या कहें कि जो जानवर आप देखेंगे तस्वीरों में कि जो जानवर बड़े मोहब्बत से प्रेम से उसके पास खड़ा, उसके बड़े भरोसे के साथ उसके साथ क्या कृत्य किया गया इस सलमान नाम के इस युवक के द्वारा। इसको गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो वायरल हुआ था। आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये तस्वीर जब वायरल हुई और इस पर हर किसी ने जिसने भी देखा गुस्से अंदर से गुस्सा उसमें भर गया कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, वाकई में जब ये तस्वीर देखी गई तो हर कोई अंदर गुस्से से अंदर से भर गया कि एक निर्दोष बेजुबान जानवर जो कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि हमने देखा कि कितने भरोसे के साथ वो
जानवर है, कुत्ता जो है वो पूंछ हिलाता है, वो उसके पास खड़ा था, लेकिन इस शख्स ने जरा भी सोचा नहीं, जरा भी रहम तक नहीं आया, केवल मस्ती में वीडियो बनाने के लिए इसे गोदी में उठाया और उसके बाद पानी में फेंक दिया। अब गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो ये जो दरिंदा है जिसने बेजुबान जानवर को भोपाल के बड़े तालाब में फेंका था, वो गिरफ्तार हो चुका है। हमारे साथ शामला हिल्स थाने के टीआई हैं तनु भाटिया, हम उनसे जानते हैं कैसे क्या इसे पकड़ा जो आरोपी था। ये जी, उसके बारे में जानकारी मिल गई थी, उसका मोबाइल नंबर भी मिल गया था, सलमान खान नाम है उसका, काजी कैंप का रहने वाला है, काजी कैंप पे ही उसको पकड़ लिया है, उससे पूछताछ जारी है। उसके एक दोस्त भी उसके साथ में था, उसने जिसने वीडियो बनाया था, और उसी दोस्त ने उसका वीडियो वायरल किया है। किस तरह की सजा मिलना चाहिए, क्योंकि हालांकि 429 जो है पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है, अब पुलिस क्या रवैया करेगी क्योंकि बेजुबान के साथ इस तरह का अत्याचार किया है? बिल्कुल, जो भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती थी वो सभी धाराएं हमने लगाई हैं, और सभी जो पशु प्रेमी लोग हैं, सभी पशु प्रेमी संगठन है, सभी सामाजिक लोग हैं, सभी लोगों के मन में उसके प्रति रोष था। ऐसी घटना कभी होनी नहीं चाहिए, और जो भी लोग ऐसा काम करेंगे कानून उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। क्या एक मिसाल दी जानी चाहिए ताकि बेजुबान जानवर या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी हरकत ना करे, इस तरह की वीडियो मजे के लिए ना बनाए? बिल्कुल, अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति मजे के लिए या किसी भी एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा कोई काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और वो व्यक्ति को जो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है, और पुलिस ने कहा है कि जो भी धाराएं हो सकती थी वो सारी धाराएं लगाई गई हैं। लोगों में गुस्सा है और उसके बाद ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी जरूरी। के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति यह है कि यहां पर लगातार कोरोना कहर बना हुआ है लोगों के लिए। राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटे की बात कर ली जाए तो बीते 24 घंटे में 2228 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी रायपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, यहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीते 3 दिनों के मुकाबले देखा जाए तो ये संख्या कम है, क्योंकि परसों के दिन 900 से ज्यादा मरीज सामने आए थे, कल 700 से ज्यादा, और फिर अब 621 नए कोरोना मरीजों के सामने आने की बात सामने आई है। तो प्रदेश में 24 घंटे में 16 लोगों की जान भी गई है। रविवार को प्रदेश में 1015 मरीज डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,505 पहुंच चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 63,991 यानी 64,000 को ये छूती हुई। कोरोना से अब तक राज्य में 555 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 28,195 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। इधर रायपुर में मुख्यमंत्री ने लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायपुर के वार्ड, बस्तियों, मोहल्लों में ये 6 कोरोना विजय रथ लोगों को न केवल जागरूक करेंगे बल्कि मुफ्त में मास्क और सैनिटाइजर भी बांटेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से भी कोरोना को लेकर सचेत रहने की अपील की है और उन्होंने कहा कि कोरोना से इलाज की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और आने वाले दिनों के लिए उन्होंने केंद्र से मदद की मांग की है। कोरोना विजय रथ की शुरुआत आज की गई रायपुर शहर में, रायपुर नगर निगम, बेलगांव नगर निगम, इसमें 6 गाड़ियाँ चलेगी, जिसमें फ्री में मास्क, सैनिटाइज़र और जन जागरण की बातें कही जाएगी। हमारी डिमांड है उसे हम भेजेंगे ही। हालांकि बहुत सीमित ही सहयोग केंद्र से मिला है, लेकिन राज्य सरकार के ओर से देखें तो जहां हमारे पास केवल 46 आईसीयू थे, अब इस कोरोना काल में उसको बढ़ा के 406 आईसीयू बेड, उसी प्रकार से वेंटिलेटर भी बढ़ाए। जबकि पिछले सरकारों में मैं किसी का आरोप नहीं लगाता, लेकिन ये ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, और इस पीरियड में हम लोगों ने उसे काफ़ी वृद्धि की है। वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, जो जीएसटी हमको मिलता था वो भी नहीं मिला। आज 5वां महीना, 5.5 महीना बीत गया है, लेकिन हर 2 महीने में हम लोगों को जो राशि मिलना चाहिए था जीएसटी का, वो अभी तक नहीं मिला है। हमको अगस्त तक के जो राशि है, जुलाई तक के, अप्रैल मई बाद 1, जून जुलाई 2, तो यदि ये सितंबर बीत जाता है तो हमारा 3 किस्त मिल जाना चाहिए था। वो करीब
4,000 करोड़ से ऊपर का, लेकिन अभी तक के एक भी पैसा हमको नहीं मिला है। कोरोना यदि थोड़ा भी सर्दी खांसी की स्थिति है तो तत्काल उसकी जांच कराना चाहिए, उसे छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे उतना नुकसान होगा। जितना जल्दी आप उसकी जांच कर लेंगे उतना फ़ायदा है। अनावश्यक रूप से घूमना फिरना बंद करें, लोगों से मिलना हाथ मिलाना वगैरह ये तो बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। लेकिन जो सिम्टोमेटिक है उसके लिए निश्चित रूप से डॉक्टर के सलाह से ही उसके इलाज, हमारे पास पर्याप्त बेड है, पर्याप्त व्यवस्था है और उसके हिसाब से लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हम लड़ नहीं सकते। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण पर कहा कि रायपुर में वो टारगेट लेकर चल रहे हैं। अभी उनका टारगेट है रायपुर। अगर यहां पर 25,000 तक मरीज पहुंच जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिक्कत आईसीयू बेड को लेकर हो सकती है। की संभावना थी तो हम लोगों ने 10,000 का टारगेट दिया था। अब रायपुर 10,000 पार जब हो रहा है तो हम लोगों ने 15,000 का टारगेट दिया हुआ है और अंततः 25,000 तक का भी व्यवस्था को ध्यान में रख के हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये भी स्थिति आएगी कि डिस्चार्ज की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी तक कम आए हुए पेशेंट्स डिस्चार्ज हो रहे थे, ज़्यादा संख्या में इस महीने की शुरुआत से ही संख्या बढ़ी है सितंबर से। ये सितंबर वाले जैसे डिस्चार्ज होने लगेंगे तो वो दोनों दबाव बनेगा। 3,000 पेशेंट अगर आ रहे हैं, जिस दिन 2,000 पेशेंट डिस्चार्ज होने लगेंगे तो दबाव 3,000 का नहीं रहेगा, 1,000 का रहेगा। रायपुर में आज किसान संगठन प्रदर्शन करने वाले हैं। कोरोना नियमों का पालन करते हुए इनका यह प्रदर्शन होगा। दिल्ली में समन्वय समिति से जुड़े संगठन धरना देंगे। केंद्र से पर्यावरण आंकलन मसौदा वापस लेने की मांग की जाएगी। कोरोना काल में ग्रामीणों को मुफ्त अनाज देने की भी मांग की जाएगी। तो आज किसान संगठनों की तरफ से प्रदर्शन कोरोना नियमों का पालन करते हुए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। धमतरी से खबर आपको बताते हैं। देसी शराब दुकान से 14 लाख रुपए की लूट की वारदात अंजाम दी गई। बीती रात 2 बाइक पर पहुंचे हुए 4 लुटेरों ने इस वारदात को किया है। गार्ड को पीटा गया बुरी तरीके से, उसके बाद बंदी बना दिया गया। सीसीटीवी को भी बंद कर दिया गया। धमतरी एसपी एएसपी अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, जांच की जा रही है। और धमतरी से खबर बता रहे हैं। ठगी के आरोप में पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। पटवारी भगत पैकरा के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है रुद्री थाने में। दूसरे की 22 एकड़ जमीन को अपने बेटे के नाम पर चढ़ा दिया। अब पटवारी पैकरा अपने बेटे समेत फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, उसकी खोजबीन की जा रही। इधर महासमुंद से खबर है, जहां पर देह व्यापार का भंडाफोड़ हो गया। 5 महिलाएं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं में एक महिला नगर सैनिक भी है, वो भी इसमें शामिल थी। इस रैकेट में शहर के बीच आश्रम कॉम्प्लेक्स के पास ये पूरा रैकेट चल रहा था। कॉलोनी वासियों ने शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई की गई। कोतवाली पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है।